उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस एडिटर्स टॉक में हम रूबरू कराते हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े अतिथियों से और जानते हैं उनके प्रोफेशन के विषय में और उनसे जुड़ी हर पहलुओं के विषय में। तो आज हमारे इस एडिटर्स टॉक में मेहमान हैं ब्रह्मदत्त गोरखनाथ शर्मा जी, जो कि बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र से हैं और उनका एक स्कूल है जो माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत आता है। और इस समय ये जो है माँ भारती विद्या मंदिर में एडमिन का, एक्चुअली माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी के एडमिन के पद पे हैं ये। और दूसरा, एक माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी की ओर से 2 स्कूल चलती है जिसमें माँ भारती विद्या मंदिर है और दूसरा पायल्स बर्ड्स इंग्लिश स्कूल जिसमें एज ए प्रिंसिपल अभी कार्यरत है। तो हम सबसे पहले सर आपका इस उज्जवल भारत न्यूज़ के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपने विषय में दें। मेरा नाम ब्रह्मदत्त गोरखनाथ शर्मा, मेरा पैतृक गांव जौनपुर ज़िले में आता है, लेकिन मैंने अपना जन्म भाईंदर में ही लिया है, भाईंदर पश्चिम के टेम्बा हॉस्पिटल में। और मेरी शिक्षा यहीं अपनी ही विद्यालय माँ भारती विद्या मंदिर में पूरी हुई है। मैंने अपनी उच्च शिक्षा जो है ठाकुर कॉलेज से पूरी की है और MA BEd करने के बाद मैं अपनी ही जो शैक्षणिक संस्था है मेरी माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी, उसमें एक प्रशासकीय अधिकारी तौर पे काम करता हूँ और उसी के अंतर्गत चलने वाली एक पायल्स बर्ड्स इंग्लिश हाई स्कूल में मैं प्रिंसिपल के तौर पे भी फिलहाल कार्यरत हूँ, कार्य कर रहा हूँ। क्या बात है सर। सर, अब हम चर्चा शुरू करते हैं और हम चाहेंगे कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के विषय में, जहाँ से आप आए। हाँ, चूँकि मेरे पिताजी जौनपुर ज़िले अपने गांव से सन 72 या 73 में आए थे और उन्होंने यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका में शिक्षक के तौर पे अपने जीवन की शुरुआत की, अपने कैरियर की शुरुआत की। और पिताजी को शिक्षा से शुरू से ही लगाव था, तो एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने मीरा भाईंदर की स्थितियों को देखा, परिस्थितियों को देखा। यहाँ पे उत्तर भारतीयों के लिए और स्पेशली जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई विद्यालय नहीं था। पिताजी ने सोचा कि क्यों ना एक विद्यालय उनके लिए स्थापित किया जाए, तो उन्होंने माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी के नाम से संस्था डाल के माँ भारती विद्यालय चालू की और जो आज कार्यरत है। और उसके अलावा हम लोग 5 भाई बहन भी हैं जो सभी के सभी उच्च शिक्षित हैं। ब्रह्मदत्त शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई अपने फैमिली बैकग्राउंड के विषय में, क्योंकि पापा आपके BMC में एक महानगर पालिका के जो स्कूल है उसमें टीचर के रूप में काम किया। उसके बाद हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि आपके पापा ने किस तरीके से जो उनका उद्देश्य है, क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर थे और उन्होंने माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी जो है उसके विषय में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी लगभग 30 साल पुरानी है और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको जो है अच्छी शिक्षा रियायती दरों में दी जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ पिताजी ने ये स्थापना की, लगभग सन 87 या 88 में स्थापना करके इस विद्यालय की शुरुआत की है। और वहाँ पर सभी एक अनुदानित विद्यालय है, वहाँ पर फिलहाल लगभग 25 से 30 टीचर कार्यरत हैं और हमारा जूनियर कॉलेज भी चलता है। और मुझे बताते हुए ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मीरा रोड से लेके पालघर जिले तक एकमात्र हिंदी माध्यम, क्या बात है, हिंदी माध्यम जो जूनियर कॉलेज है वो केवल हमारे पास ही है। और हम वहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को। भले वो हिंदी माध्यम है लेकिन फिर भी बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो एक जो ग्लोबल एजुकेशन है उसमें जो है वो अपने आप को आगे ले जा सके। इसी चरण में पिताजी ने थोड़े समय के पश्चात सर लगभग सन 94 या 95 में पायल्स बर्ड्स इंग्लिश हाई स्कूल की स्थापना की है। और वहाँ पर भी जो है इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद जो है जो शिक्षा है और जो शिक्षा की दर है, क्योंकि आज जो शिक्षा है वो एक तरीके से व्यवसाय हो चुका है, लेकिन पिताजी ने शुरू से ये ध्येय बना के रखा था कि वो शिक्षा को व्यवसाय के तौर पे नहीं लेंगे, केवल सेवा के तौर पे ही लेंगे। तो आज भी जो शिक्षा है हमारे यहाँ पर बहुत ही रियायती दरों में दी जाती है और हम ये कोशिश करते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं
उनको जितनी ज़्यादा सुविधाएं हम दे सके हम देते हैं। तो कुल मिला के पिताजी की जो ध्येय थी कि शिक्षा, वो भी रियायती दर के साथ सभी लोगों के लिए, उसके साथ ही हम इस पिताजी की इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं। मैं क्वेश्चन करने वाला था, लेकिन आपने खुद उसका आंसर दे दिया कि आप बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली जो निम्न तबके के लोग हैं उसके लिए आपके पापा ने इसकी स्थापना की। तो आपने खुद बोल दिया कि जो गरीब तबके जो नहीं देने के काबिल होते हैं तो वो आप मदद करते हैं। ये आपने सुना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस मीरा भाईंदर में इस तरीके की स्कूल की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि आज से 87-88 में इसकी स्थापना गोरखनाथ शर्मा जी की तरफ से, जो इनके पिता हैं, उनके तरफ से की गई। सर, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि आपके पापा ने इस स्कूल को खोला, इस सोसाइटी के अंतर्गत आज 2 स्कूल चल रहे हैं। बिल्कुल। आपने शिक्षा दीक्षा अपने विद्यालय से और हायर एजुकेशन ठाकुर कॉलेज से। तो आपको अभी आप इस एक एडमिन के पद पे हैं और आप ही के का जो सोसाइटी एक इंग्लिश स्कूल है, पैस बर्ड साइंस स्कूल, उसके प्रिंसिपल हैं। तो आपका पढ़ाओ एक एज ए स्टूडेंट आप उस स्कूल में पढ़ते थे, फिर हायर एजुकेशन लिया, और जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे आज एक एडमिन के रूप में भी काम कर रहे हैं और एक प्रिंसिपल के रूप में भी। तो ये दोनों जो सफ़र है उसको कैसे तालमेल, आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, एज ए स्टूडेंट और एज ए एडमिन बहुत फ़र्क है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तो केवल शिक्षा ग्रहण करने में जाते थे और हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि हमें क्या लेना है। हाँ, लेते समय एक्सपेक्टेशन अलग होती है, और आज एज ए एडमिन हमें देना पड़ता है। और जब मैं स्टूडेंट था, मैंने सन 1998 में अपनी जो है मैट्रिकुलेशन वहाँ से कंप्लीट की है, तो लगभग 22 साल हो गए। तब से लेके आज तक जो सिनारियो है शिक्षा का, वो पूरा बदल चुका है। फिलहाल आज शिक्षा जो है कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पर आ चुकी है। आज कहीं भी कोई भी कार्य करना है तो उस पर तकनीकी की बहुत ज़रूरत है। तो हम कहीं ना कहीं, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, तो तकनीकी, हमारी जो तकनीक होती है वो काफ़ी इस समय सस्ती नहीं है। डिजिटल एजुकेशन काफ़ी महंगा है, काफ़ी प्लेटफॉर्म काफ़ी महंगा है, तो वहाँ पर हम ये तकलीफ महसूस करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको वो तकनीक भी जो है हम कोशिश करें कि जो उनके एक बजट में जो उनके अंतर्गत आ जाए। और चूँकि फ़िलहाल जो समय चला है तो लोगों का बजट भी बिगड़ा हुआ है, परेशानी भी है, तो उसमें हो जाए ये हम कोशिश करते हैं। बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि उस समय से लेके अब तक, तो काफ़ी परिवर्तन हम महसूस करते हैं। मतलब उस समय लोगों के पास इतनी जानकारियाँ नहीं थी, लोगों के पास साधन नहीं, संसाधन नहीं थे, लेकिन आज साधन है, संसाधन है, और प्लस तुलनात्मक स्तर की बातें बहुत ज़्यादा होने लगी है। हाँ, आज भले ही हम क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि चर्चा ये होती है कि वहाँ क्या मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है। तो इस चीज़ को वो भी कम दर में लेकर चला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि अनुभव है तो उस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हम अपने विद्यालय को आगे ले जा रहे हैं। सर, आपने एडमिन की बात कह डाली और कि आप किस तरीके से चेंजेस, परिवर्तन आप जिस समय मैट्रिकुलेशन किया और अभी का जो दायरा है वो काफ़ी बदल चुका, तुलनात्मक है। अब आजकल के जो बच्चे, और आप मिडिल क्लास फैमिली, गरीब तबके के लोगों को पढ़ाते हैं, आपने बोला भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी कॉस्टली होता है, जो हमारे आपके यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो एज ए प्रिंसिपल आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस कंडीशन में? देखिए, सबसे पहली जो तकलीफ़ आती है वो देखिए, हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो सबसे पहले इसी उद्देश्य को लेके आते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे बजट में हमें शिक्षा मिलेगी, लेकिन उनका दूसरा विचार ये रहता है कि हमें वही शिक्षा मिलेगी जो अन्य स्कूलों में मिलेगी। एक्सपेक्टेशन तो उनकी हाई रहती है, लेकिन बजट लो रहता है। तो जो सबसे बड़ी परेशानी आती है इसमें तालमेल कराने की आती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये तालमेल कराने की कि भाई हम जिस बजट में काम कर रहे हैं उस बजट के अंतर्गत हम आपको क्या क्या दे सकते हैं। और ठीक है, सारे पेरेंट्स एक तरीके के नहीं होते, तो कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझाना कठिन हो जाता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अनुभव ये बहुत काम करता है, ये बहुत काम करता है, तो वो उस पर हम अपना काम करते हैं। कुल मिला के अगर मैं आज शिक्षा जगत की बात करूं तो ये टेक्निकल और ये जो तकनीकी का जो समीकरण हो गया है ये बहुत ही बुरा हो गया है, और कोरोना काल ने हमारे जैसे विद्यालय चलाने वालों को काफ़ी परेशान किया है सर।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो यही हुआ है। अगर मैं सामान्य समय की बात करूं तो सामान्य समय में चाहे अन्य विद्यालय हो चाहे हम हो, मुझे लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ देने का हमेशा प्रयास करते हैं। ब्रह्मदत्त शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और बहुत सही है कि आप निम्न वर्ग के लोगों को और कम पैसे में एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि हाँ, एक्सपेक्टेशन भी कि हम कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमें जो शिक्षा मिल रही है दूसरे जगह, दूसरे अन्य स्कूल में, क्योंकि अभी पूरा एक प्रोफेशनल बिजनेस हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा व्यापार का क्षेत्र तो नो डाउट हम समझ सकते हैं कि आपको कैसी किन किन परेशानियों का सामना करना होता है और पेरेंट्स के सवालों का किस किस तरीके से जवाब देना पड़ता होगा, हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हम यही चाहेंगे कि क्योंकि एक बहुत अहम समय जो अभी चल रहा है, कोरोना काल, अभी हम बरी नहीं हुए, उससे उभरे नहीं हैं, अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना से फाइनली मुक्त होने के लिए। लेकिन ये शिक्षा के हर क्षेत्र के लिए बहुत ही टफ कंडीशन रहा, टफ टाइम रहा। वो चाहे लोगों का रोज़गार गया, लोग कितने बिजनेस ठप हो गए, लोगों को पैसे की किल्लत रही है। इस कंडीशन में हमने, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल वाले हैं, तो जनरली जब फीस की बात आती है तो पेरेंट्स जो है वो अपना गोल बंद करके एक संगठन बना के और हमारे सामने, हमारे चैनल में भी आके कि हमें क्यों फीस देने के लिए कहा जा रहा है, हम फीस देने के काबिल नहीं है। वो लोग भी जो देने में सक्षम नहीं है उनकी बात जायज़ है, लेकिन ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी परेशानी लेके आ रहे हैं। खैर, ये जो हमने तो पेरेंट्स की बात कर ली कि वो परेशान हैं, ऐसे ऐसे मजबूर हैं, लेकिन आप एक ऐसे स्कूल चलाते हुए जहाँ कोरोना काल से पहले से ही लोगों की मदद पे उतरे हैं और इस समय आपके पास भी इसकी समस्या होगी कि फीस नहीं आ रहा होगा ये, तो एज ए एडमिन और एक मैं चाहूँगा कि एक पक्ष रखें कि जो स्कूल प्रशासन है उनको कैसे फेस करना पड़ता है। देखिए, जो कोरोना काल है, चाहे पेशेवर लोग हों, चाहे आपके नौकरी वाले हो या व्यापारी वर्ग हो, कोई भी हो, इसने सबको परेशान किया है। मतलब अगर मैं अति उच्च लोगों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या थोड़ा निम्न वर्ग हो, इसने सबको परेशान किया है। और इसी दौरान विद्यालय भी चलाना था। आप जो बता रहे थे कि गोल बंद करके लोग आते हैं, तो ये तो भाई हमेशा से होता चला आया है। लेकिन कोई दो राय नहीं कि जो हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो सही में बहुत ज़्यादा कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशान हुए हैं। तो विद्यालय इन बातों को समझता है कि भाई देखिए, ऐसा होता है कि विद्यालय केवल संस्था या संचालक से नहीं चलता। विद्यालय जो है वो बहुत ज़्यादा अभिभावकों से चलता है। 100%। अगर अभिभावक ही अगर विद्यालय संतुष्ट नहीं रहे या अभिभावकों को ही ये नहीं लगा कि विद्यालय उनकी मदद कर रहा है, तो ऐसे तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हमको भी अपनी ज़रूरत है विद्यालय चलाने की, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में सारी स्थिति देखने के बाद, अपनी संस्था से बात करने के बाद जो हमने निर्णय लिया था, उसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यालय ने अपनी फीस में लगभग 60 से 70% 60 से 70% का जो है छूट दिया था विद्यालय में। और मैं आपको बता दूँ, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमने 100% तक छूट दी है। क्या बात है। हाँ, क्योंकि रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, ये मजदूर वर्ग, कमाने खाने, हाँ, आज जो स्थिति बनी है उसमें उनकी रोजमर्रा की जीवन नहीं चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो साधन और संसाधन जुटा पाए। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर, हम इसका लाभ तो नहीं ले पाएंगे, हम करें तो क्या करें। तो मैंने उनको ऑप्शंस दिए हैं और उस ऑप्शन के अंतर्गत आप नहीं मानेंगे, मैंने लगभग 100% जो है फीस में उन्हें छूट दी है। क्या बात है। हाँ, ये उज्जवल भारत न्यूज़ आपको इसके लिए आप बधाई के पात्र है, आपकी स्कूल और दूसरे भी एजुकेशन ट्रस्ट हो जो भी बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि किसी तरीके से करके 20 से 25% ही कम किया और अन्य स्कूल ने, जिसके पास संसाधन सुविधा सब कुछ है, जो चाहे तो 2 साल 3 साल तक चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। बट उन लोगों ने 20 से 25, लेकिन आपने 60 से 70% कम भी किया स्टूडेंट्स को। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको पूरा का पूरा फीस माफ किया। रियली दिल से इस उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई सर, और शुक्रिया इसके लिए। अब हम चाहेंगे सर कि आपने कोरोना काल की अपनी मजबूरी बता ही दी। नहीं, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एज ए एडमिन, एज ए स्कूल वाले,
क्योंकि परेशान गार्जियन भी थे, परेशान स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। तो नीड सबकी है। लोग कहते थे कि अरे आप बस नहीं चला रहे हो तो उसका फ़ी क्यों ले रहे हो, ये टीचर नहीं आ रहे तो हैं उसका फीस कैसे हो। तो इसको मैं स्कूल वाले की तरफ से मैं चाहूँगा कि एक आप पक्ष रखें कि उनको भी क्या क्या परेशानी होता है। देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सामान्य बातें हैं जो अभिभावकों की, वो ये थी कि शिक्षक तो आ नहीं रहे तो आपको देना क्या है। और अभिभावक जब बोलने लगता है ना तो ये नहीं सोचता क्यों क्या बोल रहा है। हाँ, वो ये तक कह देता है कि बिजली का बिल आपको नहीं भरना है, आपको ये चार्ज नहीं देना है, वो नहीं देना है। तो काफ़ी बात वो लेकर आता है, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। उसको केवल अपनी बातें कहनी होती है कि किस तरीके से मेरा काम हो जाए। लेकिन क्योंकि मैं अपनी संस्था से पहले से डिस्कस कर चुका था और मैं पहले से ही 60 से 70% तक का जो है छूट दे चुका था, तो मेरे अभिभावक जो हैं मुझसे पहले से संतुष्ट थे, या कह लीजिए विद्यालय से पहले से संतुष्ट थे। तो फीस को लेके चूँकि मैं पहले से निराकरण कर चुका था उसका, तो मेरे पास ऐसी कोई समस्या नहीं आई जो बहुत बड़े स्तर पे मुझे चर्चा करनी पड़ी उसकी। इसके आज भी कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर जब पढ़ाई ही नहीं हुई, उनके लिए मतलब ये है कि अगर बच्चे क्लास में नहीं आए तो पढ़ाई नहीं हुई। वो कहते हैं कि पढ़ाई ही नहीं हुई तो सर हम फीस क्यों दें। तो उनको हम अपने तरीके से समझाते हैं और मनाते हैं, और अंत में जो है चूँकि पिताजी भी समझौतावादी रहे हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं समझौतावादी रहा हूँ। भाई जो उनकी इच्छा हो उस हिसाब से हम लोग मैनेज करके चीज़ों को आगे ले जाते हैं, क्योंकि कुल मिला के मैंने आपको बताया कि स्कूल विद्यालय जो है वो अभिभावकों से ही चलेगा, स्टूडेंट्स से नहीं चलेगा। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने सर ब्रह्मदत्त जी। और इन्होंने ये भी बताया कि इस कोरोना काल में और अभी भी कंडीशन जो है वो सबकी स्थिति ऐसी है कि वो इस समय को कैसे बिता सके और इस समय से निकले, इसके लिए प्रयासरत रहें। इसी क्रम में आपने ब्रह्मदत्त शर्मा जी और इनकी एजुकेशन सोसाइटी जो है वो लोगों के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुए हैं इस मीरा भाईंदर में। सर अब हम चाहेंगे इस चर्चा को विराम देने से पहले, बहुत अच्छी चर्चा हुई कि आप एज ए प्रिंसिपल, एज ए एडमिन, आपका एक्सपीरियंस बहुत दिन, और आपके पिताजी ऑलरेडी गोरखनाथ शर्मा जी एजुकेशन क्षेत्र में बहुत दिनों से रहे हैं। तो आपने बोला कि हम पिताजी हमेशा जो है वो समझौतावादी हैं और आप भी, क्योंकि पापा हैं तो ऐसे ही रहें। तो अब हम चाहेंगे कि जाते जाते हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को एज ए एडमिन और एज ए प्रिंसिपल, क्योंकि आपको बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है, उनको पूरा गाइड करना पड़ता है स्कूल में, एक प्यारा सा संदेश जो स्टूडेंट्स अगर हमारे देख रहे हो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस कोरोना काल में अगर संदेश की आप बात करें तो मैं अपने सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि चाहे कैसी भी स्थिति हो या कैसी भी परिस्थिति हो, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको अपने जीवन में या आपके बच्चे को अपने जीवन में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जीने का जो है एक तरीका, एक माध्यम, या ये कह लीजिए जीविकोपार्जन का जो है एक माध्यम दे सकता है। तो इससे कभी भी अपने बच्चे को वंचित मत कराइए। क्योंकि मैं एक आर्थिक दुर्बल लोगों के लिए विद्यालय चलाता हूँ, या ये कह लीजिए मेरी संस्था चलाती है, तो मेरा उनको यही संदेश है कि अगर कभी भी आपको आर्थिक दुर्बलता के कारण अगर बच्चों की शिक्षा से कोई भी समझौता करना पड़ रहा है तो कृपया करके हमारी संस्था से संपर्क करें। और मेरा आपको संदेश है कि कभी भी अपने बच्चे को या अपने बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित मत कराइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसकी मतलब एक आर्थिक दुर्बल जो संगठन है, दुर्बल लोगों को जो चलाने वाला विद्यालय वो समझता है। ये मैं इसलिए संदेश दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे 9वीं 10वीं में छोड़ के चले गए वो आज बेचारे अपनी जीविका नहीं चला पा रहे, और उसका केवल एकमात्र कारण है वो शिक्षा नहीं कर पाए। तो प्लीज़ अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित मत कराइए। मेरा केवल एक यही संदेश है आप लोगों से, शिक्षा से वंचित मत कराइए। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया सर, क्योंकि हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते रहते हैं और अंत में एक संदेश हर किसी से, हर जो भी अतिथि लेते हैं, लेकिन आपका आज का संदेश रियली में, आप अगर हम चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इनके तरफ से भी और खासकर रोजगार भारत न्यूज़ की तरफ से भी ये आग्रह है कि आप परिस्थितियों को समझें, परिस्थितियों के अनुसार चलने की कोशिश करें। रुक जाना ही हमारा काम नहीं होता, रुक के ठहर के लेकिन कंटिन्यू चलते रहना है और अपने बच्चों को एजुकेशन से वंचित नहीं करना है। और इन्होंने बहुत अच्छा संदेश। एक और जो सर आपने बहुत खास बात की, अगर आपको लगता है कि आपके का बच्चा आर्थिक स्थिति के कारण
वंचित होने जा रहा है, तो आप ये जो माँ भारती एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो स्कूल चल रहे हैं जो ऐसे ही लोगों के लिए है, तो आप प्लीज़ उनके पास आइए, वो एजुकेशन लेने के लिए आपके वे कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और आपका साथ देंगे। बहुत अच्छा संदेश दिया और इसी के साथ आप हमारे स्टूडियो में हैं सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।